नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह MKD एजुकेशन हब चैनल की तरफ से। और ये हिस्ट्री का मेरा चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि हिस्ट्री व्हाट इज़ हिस्ट्री और हेरोडोट्स जो इतिहास के पिता हैं वो क्या है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रागैतिहासिक काल, इसी के बारे में। फिर जो वीडियो है उसमें मैंने थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, उसमें मैंने मानव उत्पत्ति से लेकर, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ बसे, कैसे व्यापार प्रधान सभ्यताएं रहीं, कहाँ युद्ध प्रधान सभ्यताएं रहीं, और वहाँ से किस प्रकार आर्य लोग और आए भारत में आकर उन्होंने पहला दशराग युद्ध किया रावी नदी के तट पर। उसके बाद आकर उन्होंने मथुरा पर शासन किया, हस्तिनापुर पर शासन किया, हस्तिनापुर का निर्माण कैसे हुआ, चेदी का निर्माण कैसे हुआ, और अयोध्या पर शासन किया। और अरिष्टनेमी जी ने समुद्र विजय के जो पुत्र थे उन्होंने शौर्यपुर पर शासन किया। तो हस्तिनापुर का निर्माण हो चुका है, और हस्तिनापुर पर राजा प्रदीप के पुत्र राजा शांतनु के दो विवाह हुए, एक गंगा से जिनके पुत्र भीष्म थे तथा दूसरा विवाह सत्यवती से। भीष्म ने आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा की, जो ये हैं, और वो कुंवारे रहे, ठीक है। सत्यवती की शादी करवाई उन्होंने अपने पिता से। उनसे दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद गंधर्वों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, यहाँ पर इनका वध हो जाता है। और विचित्रवीर का विवाह होता है अंबिका और अंबालिका से। अंबालिका के पुत्र पांडु हैं और अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हैं। पांडु की दो शादियां होती हैं, माद्री और कुंती से। कुंती कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव की सगी बहन है, जिनसे पांडु से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 3 पुत्र पैदा होते हैं, माद्री से नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र पैदा होते हैं, जिसमें बड़े दुर्योधन हैं, ठीक है। इन्हीं के समकालीन मगध वंश की स्थापना हो जाती है। बृहद्रथ मगध साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और बृहद्रथ वंश की नींव डाल देते हैं। तो बृहद्रथ वंश में दूसरा शासक है जरासंध, जो राज्य कर रहे होते हैं। इसके बाद इधर आते हैं यदुवंश की प्रमुख श्रेणी की तरफ, क्योंकि ये तीनों ही यदुवंश हैं, ठीक है। और सूर्यवंश कौशाम्बी या अयोध्या पर चल रहा है, और इनके समकालीन राजा राज्य कर रहे हैं, उनका नाम है प्रसेनजीत, ठीक है। विश्वबाहु के पुत्र प्रसेनजीत, फिर तक्षक, फिर बृहद्वल, ठीक है। तो जरासंध की बात हम करते हैं। इसके बाद आते हैं चेदी पर। चेदी साम्राज्य की स्थापना कर दी है और वहाँ पर राज्य कर रहे हैं शिशुपाल। यहाँ पर मथुरा पर उग्रसेन का शासन है। उग्रसेन के पुत्र कंस का शासन आ जाता है, उन्हें बंदी बना लेते हैं कंस। और इसके बाद फिर वासुदेव देवकी से कृष्ण जी पैदा होते हैं। कृष्ण जी कंस से युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुए कंस को मार देते हैं, ठीक है। और मथुरा पर शासन हो जाता है कृष्ण का। कृष्ण की इस अपराध से चिढ़कर कंस के जो ससुर हैं जरासंध, जो मगध के सम्राट हैं, वो 17 बार आक्रमण करते हैं कृष्ण पर। और आक्रमण करते हैं जब कृष्ण पर, तभी वो अरिष्टनेमी पर भी आक्रमण करते हैं, मतलब समुद्र विजय पर, शौर्यपुर पर, जो वर्तमान बटेश्वर में है, सिकौबाद से थोड़ा सा आगे है। और फिर मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है, तो कुछ मध्य प्रदेश का भी एरिया था यहाँ पर, बाहर से आगे, बटेश्वर से आगे। तो जब दोनों जगह आक्रमण करते हैं, तो जरासंध के अत्याचार से तंग आकर कृष्ण जी और अरिष्टनेमी जी द्वारका चले जाते हैं। जब ये दोनों द्वारका जाते हैं, नई नगरी का निर्माण होता है द्वारका का। अब सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है? चेदी का। चेदी के बाद फिर मथुरा, मथुरा के बाद फिर हो रहा है हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर के बाद फिर मगध का, ठीक है। और इधर अयोध्या पर सूर्य वंश के राजा शासन कर रहे हैं, जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इधर तक्षशिला की अगर मैं बात करूं, देखो मैप में मैं दिखाता हूं एक बार आपको ये सब चीज़ें। देखो ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप। यहाँ पर है, मथुरा पर शासन कर रहे हैं उग्रसेन, मतलब इस जगह पर, ठीक है। उग्रसेन कंस का वध करके कृष्ण जी हैं यहाँ। जब ये परेशान हो जाते हैं जरासंध के अत्याचार से, मगध ये है, मगध से जरासंध यहाँ पर मथुरा पर, और ये नीचे शौर्यपुर, दोनों पर, मथुरा और शौर्यपुर पर, यहाँ से मगध नरेश जरासंध आक्रमण करते हैं, जिससे ये भयभीत होकर, परेशान होकर द्वारका चले जाते हैं। और यहाँ पर समुद्र तट पर ये यहाँ पर द्वारका नगरी का निर्माण कर देते हैं,
ठीक है। यहाँ पर कृष्ण जी सनातन धर्म की नींव डालते हैं और अरिष्ट नेमी जी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर बनकर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लग जाते हैं। ठीक है। चेदी पर यहाँ पर शिशुपाल का शासन है। ठीक है। ये चले आए मथुरा से द्वारिका। यहाँ मथुरा से ऊपर अब मैं महाभारत कालीन जनपदों की बात करूँगा, राज्यों की बात करूँगा। तो देखिए मगध है, मगध से थोड़ा सा इधर पूरब में आते हैं तो सबसे पूर्वी राज्य जो पड़ता है, ठीक है, चाहे उसे यहाँ नहीं है, इस जगह पर है। ठीक है। और कहते हैं कि वर्तमान भागलपुर और मुंगेर, बिहार में जो मुंगेर का एरिया है वो अंग जनपद था। तो कुछ लोग बंगाल तक इसका शासन बताते हैं। इसकी राजधानी जो थी अंग की वो चंपा थी। कौन सी राजधानी थी? चंपा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए मैप ये है और ये भी है इधर। तो आते हैं इसके बाद, देखिए इधर तो महाभारत कालीन भारत है ये हमारा। इसमें सबसे पूर्वी राज्य है अंग, अंग है ये। ठीक है। और अंग की राजधानी है चंपा। कौन सी राजधानी है? चंपा राजधानी है इसी अंग की, इस वाले अंग की, इस जगह है लोकेशन। इधर से आएंगे तो सबसे पूर्वी यही पड़ेगा। चंपा राजधानी है जहाँ के राजा हैं कर्ण। ठीक है। वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का एरिया है ये बिहार में। कर्ण के बाद शासक यहाँ के ब्रह्मदत्त बनेंगे महाभारत काल के बाद। और ब्रह्मदत्त का युद्ध हुआ भट्टीय से। किससे? भट्टीय या भाट से। जो भाट किसके पुत्र हैं? बिंबिसार के पुत्र हैं, जो मगध के वास्तविक संस्थापक हैं, जिन्होंने मगध पर बृहद्रथ वंश के बाद ये हर्यक वंश की नींव डालेंगे। तो अभी तो हम महाभारत काल की बात कर रहे हैं। तो ये कर्ण है, अंग तो प्रमुख है अंग। ठीक है। अंग से थोड़ा सा इधर आते हैं तो बीच में पड़ता है वज्जी। कौन सा पड़ता है? सॉरी वज्जी महाजनपद काल में आएगा। अभी महाभारत काल की बात चल रहे हैं। तो अंग के बाद है फिर मगध। कौन सा है? मगध। तो अंग के बाद हो गया मगध। और मगध के बाद ये अयोध्या। अयोध्या पर शासन कर रहे हैं भगवान राम के वंशज बृहद्वल। कौन? बृहद्वल। कौन? बृहद्वल। तो बृहद्वल यहाँ शासन कर रहे हैं। चेदी पर शिशुपाल का शासन है जो वर्तमान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। शौर्यपुर खाली हो चुका है, वो द्वारका आ चुके हैं अरिष्ट नेमी जी। मथुरा, ठीक है, वहाँ पर किसी कमज़ोर शासक का शासन था। इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र है ये। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर पंजाब की एक जगह है सियालकोट। ठीक है। तो सियालकोट इसकी राजधानी रहती है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के राजा होते हैं राजा शल्य। कौन होते हैं? राजा शल्य। तो समझिए अंग, अंग के बाद मगध, मगध के बाद अंग, अंग के बाद मगध, मगध के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद मथुरा। ठीक है। मथुरा के बाद नीचे चेदी वंश, राजा शिशुपाल। ठीक है। और उससे ऊपर मद्र, मद्र नरेश शल्य। और शल्य की ही, ठीक है, इस मद्र नरेश की ही पुत्री थी कौन? माद्री, जिनका विवाह हुआ था पांडु की जो पत्नी थी माद्री, जिनसे निकुल और सहदेव पैदा हुए थे पांडवों में, वो इसी देश की थी। तो शल्य उनके मामा थे। किसके मामा थे? अर्जुन और निकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के। ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहाँ आ जाता है। मध्य प्रदेश से ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद था यहाँ पर, पाकिस्तान में है वर्तमान। ठीक है। ये था गांधार। कौन सा था? गांधार। गांधार नरेश मामा शकुनी को तो खैर दुनिया ही जानती है। ठीक है। ये चौसर के खेल में बहुत ज़्यादा निपुण थे। ठीक है। तो ये निपुणता के कारण ये फेमस हैं। और ये मामा थे किसके? किसके थे? दुर्योधन के। किसके? दुर्योधन की। ठीक है। तो हस्तिनापुर की तो हमने बात की नहीं, मन तो रह ही गए। ठीक है। तो ये है मथुरा। मथुरा के ऊपर ये दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ था, देखिए ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली के ऊपर यहाँ पर था मेरठ, जो वर्तमान मेरठ का एरिया है वो था हस्तिनापुर। कौन सा पुर? हस्तिनापुर। तो मुख्य केंद्र यही है युद्ध का। ठीक है। ये हस्तिनापुर, तो ये है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। ठीक है। तो ये हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर धृतराष्ट्र जी शासन कर रहे हैं। और वहाँ से थोड़ी सी दूर पर इंद्रप्रस्थ नगर बसाया है। किसने? अर्जुन ने या पांडवों ने। मैं बात करूँगा वो कैसे बसाया है अभी। उसके बाद में एक और रह गया है यहाँ पे मत्स्य, जो राजस्थान में है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर के राजा थे राजा विराट। कौन थे? मत्स्य, विराटनगर, राजा विराट। ये वर्तमान कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है सर? राजस्थान है।
तो मत्स्य, गांधार, मद्र, कुरु, ठीक है, मगध, अंग, इंद्रप्रस्थ और चेदी, ये प्रमुख स्थान थे, प्रमुख नगर थे महाभारत काल के, ठीक है, जिनके बीच में युद्ध हुआ। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब इनमें ज़्यादा युद्ध बढ़ता है, ज़्यादा युद्ध बढ़ने के बाद किसी भी प्रकार श्री कृष्ण संधि कराकर और इन्हें थोड़ा सा राज्य दे देते हैं या दिलवा देते हैं, वो तो जो दुर्योधन होते हैं वो इन्हें खांडवप्रस्थ देते हैं। कौन सा देते हैं? खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ यमुना नदी के तट पर था। कौन सी नदी के तट पर था? यमुना नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? यमुना। तो यमुना नदी के तट पर था। ये बहुत ही जंगल और टूटा फूटा एरिया था। तो उस एरिया में ये जाकर और निर्माण करते हैं, बढ़िया भव्य नगर का निर्माण करते हैं और उस खांडवप्रस्थ का नाम रख देते हैं इंद्रप्रस्थ। कौन? अर्जुन। अर्जुन ने इसका निर्माण किया। यहाँ पर बताते हैं तक्षक नाग रहता था, या नाग बहुत सारे रहते थे। उन नागों को साफ करके या मार कर ये इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं। राजा इंद्र की सहायता से करते हैं, इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखते हैं। और इसके राजा बनते हैं राजा युधिष्ठिर। राजा युधिष्ठिर यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? अश्वमेघ यज्ञ। जब वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ में कृष्ण को ज़्यादा उच्च स्थान दिया जाता है, प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो इसे लेकर शिशुपाल चिढ़ जाते हैं। इनमें कहासुनी होती है, युद्ध होता है और यहाँ पर शिशुपाल का हो जाता है वध। तो एक जनपद की तो कहानी खत्म, चेदी की, ठीक है। तो चेदी नरेश शिशुपाल का वध हो जाता है, ठीक है। जब ये यज्ञ करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था पहले, राम जी ने भी किया था। तो ये करने से पहले ये कृष्ण जी भीम को ले जाकर सबसे पहले जरासंध का वध करते हैं, क्योंकि यदि मगध पर जरासंध रहते तब तक इनका अश्वमेघ यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि भीम को लेकर सीधा जरासंध के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर जरासंध से भीम का मल्ल युद्ध होता है। बताते हैं कि कई दिन तक होता है और जरासंध मल्ल युद्ध में बहुत ही ज़्यादा निपुण योद्धा थे, ठीक है। तो धीरे धीरे और जरासंध का वध हो जाता है। इसमें जरासंध मारे जाते हैं। जरासंध के जन्म के ऊपर भी कहानी है, बताएं ना बताएं, चलो बता ही देते हैं। जरासंध की बात ऐसे करते हैं कि बृहद्रथ ने जब मगध नगर का निर्माण किया, मगध नगर के निर्माण के बाद इनके कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो ये इनके यहाँ एक ऋषि आए थे जिनका नाम था चंड कौशिक। तो चंड कौशिक ऋषि जी जब इनके राज्य में आए, एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे इनके बगीचे में। तो ये गए उनके पास और इन्होंने कहा कि किसी भी हमारे महाराज कोई पुत्र नहीं है, या ऋषि थे वो। तो उन्होंने एक आम का फल दिया इन्हें। आम का फल देने पर, देखिए पौराणिक कथाएं हैं, वैसे मुझे नहीं बतानी चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आधा आधा फल दोनों रानियों को खिला दिया प्रेमवश। तो उन दोनों रानियों से आधा ही आधा पुत्र पैदा हुआ। जब उन्होंने देखा तो वो डर गई, इन्होंने महल से बाहर फेंक दिया उसे। 2 मांस के चितड़े थे। तो क्या हुआ कि जरा नाम की एक राक्षसी ने किसी भी औषधि विधि द्वारा या योग विद्या द्वारा किसी भी प्रकार से उन दोनों को जोड़कर उसे सजीव कर दिया। देखो आज भी शल्य चिकित्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं किसी धार्मिक या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पता कोई उनके पास ऐसा केमिकल हो जो जुड़ गया हो, क्योंकि पुराने समय से ही ऐसे केमिकल बनते चले आ रहे हैं। मम्मी रखी जाती हैं, ठीक है, मतलब लाश को रख दिया जाता है, करोड़ लाखों साल तक रखी रहती हैं, हजारों साल तक रखी रहती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार कुछ हुआ होगा, तो जरासंध को जोड़ दिया। तो जरासंध मरता नहीं था आसानी से। तो कृष्ण के निर्देश पर उसका वध होता है। और वध होने के बाद ऐसा भी बताते हैं कि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को, 80 के ऊपर शायद कुछ थे, तो उन राजाओं को बंदी बना रखा था। जरासंध बहुत बड़ा शिव भक्त था और वो 101 राजाओं की बलि देकर और सम्राट बनना चाहता था, बड़ा राजा बनना चाहता था। तो कृष्ण जी उसका वध करवा देते हैं भीम के हाथों। वध होने के बाद वो सारे राजा आज़ाद हो जाते हैं और वो इंद्रप्रस्थ में सम्मिलित हो जाते हैं, अर्थात इंद्रप्रस्थ एक बड़ा राज्य बन जाता है। यज्ञ होता है तो शिशुपाल का वध हो जाता है। तो दूसरी भी कहानी खत्म।
इधर जरासंध का जो पुत्र होता है वो कृष्ण की बातों में आकर और उन्हें अच्छा समझकर पांडवों में सम्मिलित हो जाता है। तो महाभारत के युद्ध में सहदेव पांडवों की तरफ से लड़ते हैं। मगध के राजा हैं, ये बृहद्रथ वंश के तीसरे राजा हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध की, थोड़ी सी 2 ही 3 बातें बात करेंगे। वैसे तो टीवी पर देख लेना, बहुत सारा यूट्यूब हर चीज़ पर मिल जाता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। क्या कि महाभारत के युद्ध में सूर्यवंशी राजा बृहद्वल लड़े थे। ठीक है, इनका वध किया था अभिमन्यु ने। किसने? अभिमन्यु ने। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर जाते हैं तो चक्रव्यूह में बृहद्वल से इनका युद्ध होता है। अभिमन्यु बृहद्वल का वध कर देते हैं, तो सूर्यवंशी राजा का वध कर देते हैं। और बृहद्वल के बाद वहाँ पर कौशल या अयोध्या की गद्दी पर बैठते हैं बृहत्छत्र। ठीक है, इधर क्या होता है महाभारत के युद्ध में, जो मगध नरेश का राजा है सहदेव, जो जरासंध का पुत्र है, उसका वध होता है द्रोणाचार्य के हाथों। सहदेव पांडवों के पक्ष से लड़ता है और इसका वध कर देते हैं द्रोणाचार्य। और सहदेव का पुत्र फिर सोमादि गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? सोमादि। तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, महाभारत काल से आगे का वीडियो है वो, लेकिन मैं इसी में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए इतने सारे नगर हैं महाभारत कालीन, कितने नगर हैं? अंग, मगध, चेदी, इंद्रप्रस्थ, कुरु, मद्र, मत्स्य और गांधार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रमुख नगर हैं। वैसे नगर तो बहुत होंगे। और 9वां नगर है कौशल। ठीक है, जहाँ के राजा हैं बृहद्वल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो बृहद्वल की अगर हम बात करें तो ये कुरु और मगध के बीच में यहाँ कहीं। ठीक है, देखिए कुरु और मगध के बीच में यहाँ कहीं नेपाल के पास, यहाँ पे कौशल। ठीक है, यहाँ पर राजा होंगे बृहद्वल। ठीक है, तो इतने प्रमुख नगर हैं महाभारत कालीन। महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध हो जाता है समाप्त। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुरुवंश की अगर मैं बात करूँ, कौन से वंश की? कुरुवंश की। तो कुरुवंश में राजा होते हैं, कुरुवंश में अर्जुन के पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के बाद राजा हैं छोटे मोटे, लेकिन मैंने उनका वर्णन नहीं किया है। और यहाँ पर लगभग ये वंश समाप्त हो जाता है कुरुवंश। यदुवंश की मैं बात करूँ तो यदुवंश में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र होते हैं अनिरुद्ध। देखिए अनिरुद्ध की भी बड़ी रोचक कहानी है। अनिरुद्ध नाती हैं कृष्ण के। ठीक है, और इनकी शादी होती है उषा से। और उषा किसकी पुत्री हैं? बाणासुर की पुत्री, जो शोणितपुर के राजा हैं। ये भी बहुत ही भयानक राजा होते हैं बाणासुर। तो ये बताते हैं कि उषा अनिरुद्ध का अपहरण कर लेती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ठीक है, हैंडसम थे, तो अपहरण कर लेती हैं। तो कृष्ण और इसमें बाणासुर का युद्ध भी होता है, लेकिन बाद में विवाह हो जाता है अनिरुद्ध का उषा से। ठीक है, तो कुरुवंश यहाँ पे समाप्त। अनिरुद्ध के बाद इनके वंश का भी कोई ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। फिर वंश किसका बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाइए इधर, देखिए सहदेव की बात करते हैं। हम ये समझ गए क्योंकि मगध ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, मगध वंश आगे बढ़ेगा, है तो यदुवंश का ही पार्टी है। तो सहदेव के पुत्र जरासंध के पुत्र हैं। ठीक है, जरासंध के पिता का नाम है बृहद्रथ। ठीक है, मगध नगर की स्थापना की है। सहदेव के बाद 19 राजा और होते हैं। उसमें पहले हैं सोमाद, दूसरे हैं श्रुतश्रव। थोड़ा वो जो क्या कहते हैं उसे सीरियल वाइज नहीं है, समझने का प्रयत्न करना सॉरी। सोमाद, श्रुतश्रव। ठीक है, उसके बाद तीसरे राजा आयुताश, निर्मित्र, सुकृत। इस तरीके से 20 राजा होते हैं। और 20वां राजा होता है रिपुंजय। कौन सा? रिपुंजय होता है। ठीक है, नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आ जाइए। ठीक है, 20वें राजा कौन होते हैं? रिपुंजय। और जब रिपुंजय होते हैं 20वें राजा, ठीक है, ये बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक हैं। तो क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए कि बृहद्रथ वंश का प्रथम शासक कौन है? राजा बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय। ठीक है, और बृहद्रथ ने ही मगध का उत्कर्ष किया है। हकीकत में मगध के उत्कर्ष या मगध नगर का निर्माण बृहद्रथ ने किया है। ठीक है, तो अब रिपुंजय के बाद कुछ ये शासक ऐसे हुए हैं जो ये किसी भी वंश से संबंधित नहीं है। कौन से? बृहद्रथ ने देखो गिरिब्रज राजधानी बसाई थी।
ठीक है, कौन सी राजधानी बताई थी? गिरिब्रज। ठीक है, पाली ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ये महाजनपद काल की बात है। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हैं। ठीक है, और मैं अगली वीडियो महाजनपद काल की बनाऊंगा, उसमें मैं ये सारी बातें बताऊंगा। इन सब के समकालीन हैं। देखो 22वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? 22वें तीर्थकर थे हमारे, क्या नाम था उनका? अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थकर हैं जैन पार्श्वनाथ। ठीक है, ये वाराणसी में हुए हैं। ये इक्ष्वाकु वंश के हैं, वो यदुवंश के थे क्योंकि कृष्ण जी के पैतृक उससे भाई थे। ठीक है, और ये अश्वसेन और बामा के पुत्र हैं पार्श्वनाथ, ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। ठीक है, सूर्यवंश के हैं। ये 872 ईस्वी में 872 BC से लेके 772 ईस्वी तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। तो इस तरीके से इनके समय में ही अब महाजनपद काल का समय आ गया है। व्यापारियों के समूह बनने लगे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी सी सीरीज बताऊंगा। रिपुंजय के बाद हैं पुलिक। पुलिक और उसके पुत्र ने रिपुंजय की हत्या कर दी। ठीक है, पुलिक को क्षेम धर्म भी कहते हैं। 639 से 603 तक इनका शासन रहा। ठीक है, पुलिक के पुत्र थे क्षेमजीत। 603 से 579 BC तक इनका शासन रहा। पुलिक और क्षेमजीत मतलब क्षेम धर्म और क्षेमजीत, इन दोनों का वध कर दिया। किसने किया? महीय नामक एक व्यक्ति ने। ये भट्टीय था और इसी महीय के पुत्र थे बिंबसार। कौन से थे? बिंबसार। और बिंबसार के समय में ही होंगे, अब ये समकालीनता आएगी, मक्खीलाल गौसाल होंगे जो आजीवक संप्रदाय के स्वामी होंगे। बिंबसार से पहले बुद्ध जी का जन्म होगा। ठीक है, तो ये सब महाजनपद काल में है, थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और प्रयास किया है मैंने इतिहास को पूरी तरीके से जोड़ने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने से ज़्यादा सुनें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो इसमें रिटन में नहीं है। ठीक है, तो सुनने से क्या होगा? हमारा इतिहास क्लियर होगा। इतनी मेहनत की है मैंने बस इतिहास को जोड़ने के लिए। कहने का मतलब बहुत ही शॉर्ट में लेकर आया हूँ। हो सकता है एक महाजनपद काल के बाद मैं इंडेक्स वीडियो डालूंगा। इंडेक्स वीडियो कैसे होंगे कि उसमें प्राचीन भारत पूरा होगा, प्राचीन भारत के सभी राजा होंगे, मैप वाइज समझाऊंगा कि यहाँ पे मगध चल रहा है, इसके बाद तीसरा राजा हुआ तो यहाँ पर नीचे किसी ने और वंश बसा लिया। ठीक है, उसने स्थापना कर दी। तो हर बात को बहुत ही डीप, ताकि आपकी समझ में आए। इतिहास पढ़ते सब हैं, बहुत सारा इतिहास लिखा है, बहुत सारा इतिहास दिया है, लेकिन सब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। जीवक के बारे में पढ़ लिया तो किसी ने आजीवक संप्रदाय के स्वामी मक्खीलाल गौसाल के बारे में पढ़ लिया, किसी ने बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया। जहाँ से क्वेश्चन आया वहीं से पढ़ा। तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कहीं कहीं से, लेकिन एक सीरीज जोड़ नहीं पाते, हम माइंड सेट नहीं कर पाते। तो हमें इस सीरीज़ में सबसे पहले माइंड सेट करना है कि किसके कौन हुए, कैसे हुए, कहाँ से हुए। कहने का मतलब इतिहास से संबंधित सारे डाउट क्लियर कर लेने हैं पहले। अगर डाउट क्लियर हो गए तो फिर वो इतिहास माइंड में घूमता रहेगा, एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह, कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, तो आप उसे समझेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपने मेरा वीडियो देखा। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। अगर आप इस इतिहास की सीरीज़ को प्यार देंगे तो मैं आगे और भी सीरीज़ बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।